हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, जिसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हम बोलते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि इट इज द स्टडी करंट व्हिच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इन अ टाइम एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन सेम कंडक्टर इन सेम टाइम कंप्लीट साइकिल में। और इसको वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। मीनिंग क्या हुआ डेफिनेशन का कि अगर एक टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया जाए, उस टाइम इंटरवल में डीसी करंट जितनी हीट पैदा करेगा एक कंडक्टर के अंदर, अगर एसी को भी उतने ही टाइम के लिए उस कंडक्टर में से पास कराया जाए तो एसी करंट भी उतनी ही हीट पैदा करेगा। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, एक तरीके से वैल्यू निकालनी है। इन्होंने बोला है ये चीज। तो वो जो टाइम इंटरवल लिया है वो हमने फुल साइकिल का ले लिया। इससे पहले का जो टॉपिक किया था मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का, वहां पर हमने हाफ साइकिल ली थी। उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि फुल साइकिल में जो वैल्यू है एसी की वो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हमने वहां पर हाफ साइकिल लिया। लेकिन यहाँ हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ तो हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए हमने कंप्लीट साइकिल ले ली है। एक बात और आपको याद रखनी है, डीसी के जो डिवाइस होते हैं, जैसे डीसी वोल्ट मीटर होता है, डीसी एमीटर होता है, उनको हम एसी मेजरमेंट करने के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि डीसी की तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर हमने उन डिवाइसेस को एसी मेजर करने के लिए यूज कर लिया तो एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद वो डिवाइस एवरेज वैल्यू शो करते हैं और एसी के लिए एवरेज वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर से क्या हम एसी भी मेजर कर सकते हैं, तो आंसर आपका नो रहेगा, क्योंकि ये डिवाइस एवरेज वैल्यू बताते हैं और एवरेज वैल्यू एसी की 0 होती है। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि हीट जो पैदा होगी एसी से वही पैदा हुई है डीसी से, अगर टाइम इंटरवल आपने सेम लिया है। तो देखिए, इफ I is equals to I naught sin omega t, ये AC की इक्वेशन हमने पढ़ ली, is the current flowing in circuit across resistance R in time dt। अगर करंट I जो है वो किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है और सर्किट में रेजिस्टेंस R है और उस टाइम जो टाइम है वो स्मॉल dt है, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो जो हीट का अमाउंट पैदा होगा स्मॉल टाइम के लिए, हीट का अमाउंट भी स्मॉल होगा। dH हमने उसको नाम दे दिया। 10th क्लास में आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, H is equals to I square RT, वही फॉर्मूला यहाँ है। तो dH इक्वल हो जाएगा I square R dt। स्मॉल टाइम हमने यहाँ पर लिया है। I की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए I का स्क्वायर यानी कि I नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt, ये वैल्यू है हमारे पास dH। वैल्यू पुट करने के बाद ये आया। अब हम निकालेंगे टोटल हीट कंप्लीट साइकिल के लिए। ये फुल साइकिल हमने लिख रखा है। तो देखिए, नाउ टोटल हीट अक्रॉस फुल साइकिल, देखिए dH का तो हो जाएगा H, इंटीग्रेशन करोगे तो आप यहाँ इंटीग्रेशन करना है राइट हैंड साइड का, और जो टर्म लिखी हुई है वो ये है आपके पास इनटू dt। 0 से लेके t तक टाइम, कंप्लीट साइकिल का टाइम हो गया 0 से लेकर t तक। कांस्टेंट चीजें बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट है हमारे पास I स्क्वायर R, तो I नॉट स्क्वायर R बाहर आ गया, अंदर रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। आपको पता है इंटीग्रेशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का रूल नहीं है हमारे पास। डिफरेंशिएशन में तो है लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं है, इसलिए हमें इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक मेथड आपने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक में कि साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल होता है, आपके पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा का। डिफरेंस सिर्फ कितना है, यहाँ आपने थीटा लिखा है और यहाँ आपके पास थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी। तो अगर इसमें मैं सब जगह ओमेगा टी लिख दूं, ओमेगा टी, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। क्यों ना वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए। तो देखिए आई नॉट स्क्वायर आर, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह वो रख दिया तो इंटीग्रेशन हो गया। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है साइन स्क्वायर थीटा की जगह ट्रिग्नोमेट्री रेशो रखा है, उसका दूसरा फॉर्म रखा है, लेकिन हमने अभी इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किया। तो यहाँ हमने रख दिया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। बोर्ड पर ध्यान रहे आपका, देखिए इस 2 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उस 2 को ले लिया बाहर, अंदर टर्म रह गई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, स्क्वायर नहीं है 2 ओमेगा टी है। इसका अलग इंटीग्रेशन करते हैं, इसका अलग देखिए आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। dt को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ अलग, cos 2 ओमेगा t के साथ अलग, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन करके क्या है आपके पास, बाहर है ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है यहाँ आ जाएगा t, अपर लिमिट पुट करोगे तो t रहेगा, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, तो इसको तो डायरेक्टली हमने रख दिया t। इधर देखिए cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है आपके पास sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है। तो वहां आ जाएगा हमारे पास sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन करके आया है cos 2 ओमेगा t का। अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, पहले बाकी सारी चीजों को ऐसे का ऐसे लिख लो। देखिए अपर लिमिट पुट करने जा रहे हैं, t यहां पुट करोगे आप तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा, सॉरी साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाय 2 ओमेगा, माइनस 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और 0 के अपोन में कुछ भी हो वो हो जाता है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई। इधर वाले की बात करते हैं, यहाँ एंगल है 2 ओमेगा टी, देखिए 2 ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू आपको पता होती है 2 पाई अपॉन में टी, ये भी पता है आपको, टी से टी कैंसिल आउट, कितना एंगल हो गया 4 पाई। यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको पूरे को रब करके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन 4 पाई, और आपको ये पता है कि 4 पाई में भी साइन की वैल्यू जो है वो 0 ही होती है। ये आपको याद रखना है कि साइन की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इन सब इंटरवल में साइन की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये भी 0, तो अपॉन में जो भी है वो भी 0, तो ये दोनों टर्म में 0 हो गई, सिर्फ बचा क्या t। तो जो फाइनल आंसर आया आपके पास वो क्या आया आई स्क्वायर आर टी बाय 2। ये है हीट का फॉर्मूला, किस हीट का, एसी ने जो पैदा की, कितने में 0 से t, यानी कि एक फुल साइकिल में जो एसी ने हीट पैदा की। स्टेटमेंट ये कहती है कि डीसी भी उतनी ही हीट पैदा करेगा। तो देखिए एसी ने जो हीट पैदा की वो ये आ गया आपके पास। नाउ इफ IRMS is value of steady current, then H is equals to IRMS का स्क्वायर RT। अगर DC की हम माने
तो अगर ये वैल्यू RMS वो वैल्यू है जो सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करती है, तो सेम अमाउंट तो यही होगा जो AC ने पैदा किया H। तो यहाँ फॉर्मूला था I²RT, I की जगह रख दिया हमने RMS, क्योंकि RMS वैल्यू ने ये हीट पैदा की। अब अगर आप देखो ये BC की हीट, ये AC की हीट, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट है, तो क्यों ना राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर दें। तो आपके पास आ जाएगा RMS² RT इक्वल्स में I0²RT/2। RT से RT दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो IRMS क्या हो गया, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन 2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये आ गया आपके पास वैल्यू, और इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आता है 0.707 I0 क्या है आपके पास, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS 0.707 टाइम्स किसके है, पीक वैल्यू के। या फिर आप इसको लिख सकते हो कितना है ये है आपके पास 70.7% ऑफ I0, ऐसे भी लिख सकते हो। RMS जो है वो 70% है किसके, मैक्सिमम वैल्यू के। तो ये हमें निकाल के दिखाना था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सेम आर्टिकल अगर आपको ये कहें कि जो वैल्यू है RMS को AC करंट की जगह AC वोल्टेज की निकाल के दिखाओ, तो यही रिलेशन वहां पर आने वाला है। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, जहां I है वहां पर E हो जाएगा, आप वहां पर लिख दोगे ERMS E0/√2। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए। तो हमने जो ये आज आर्टिकल किया ये था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC का। एक टॉपिक और हम आज करते हैं, रेजिस्टिव सर्किट को हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर AC सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टर जोड़ा जाए तो सर्किट क्या होगा, क्या वैल्यूज होंगी उसकी। तो वो टॉपिक अभी हम नेक्स्ट करेंगे। तो हेडिंग रहेगी टॉपिक की AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एक ऐसा AC सर्किट हमने लिया जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। आपने एक AC का सोर्स लिया, ये सिंबल होता है AC के सोर्स का, ये AC के सोर्स का सिंबल है, और इसके साथ हमने सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया और कोई डिवाइस नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ सोर्स है और सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो है हमारे पास R। तो इस तरीके के सर्किट को बोलते हैं हम रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो लिख लीजिए, let an AC source is applied, let an AC source is applied to an resistance R, then circuit is known as रेजिस्टिव सर्किट। तो सर्किट को हम क्या बोलेंगे, वहां पर रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। तो अब देखिए, अगर सर्किट हमने लिया और एक वोल्टेज का सोर्स हमने AC का लगाया है, देन वोल्टेज इज E = E0 sin ओमेगा t। तो ये वोल्टेज होगी हमारे पास, जैसे करंट की वैल्यू होती है ऐसे ही वोल्टेज की वैल्यू होगी। देन I is the amount of current flowing in circuit। तो E किसके इक्वल आ गया,
आई आर। अगर इस वोल्टेज की वजह से करंट आई फ्लो हो रहा है तो आपको पता है वोल्टेज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये हमें पता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें ई की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए नॉट ओमेगा टी, आई को सेपरेट कर लो, आर अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हम लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट। क्यों? देखो आर तो फिक्स है जो आपने लगा दिया, और ई नोट जो है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। तो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज को अब फिक्स रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो तो करंट की वैल्यू भी क्या करती है, मैक्सिमम आ जाती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आई नोट का। तो यहाँ आप लिख सकते हो वेयर आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय आर इज इक्वल टू पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है करंट की। अब इस इक्वेशन को जो आपने लिखी, ये इक्वेशन निकाली हमने एसी सोर्स के लिए, और अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, कंपेयर विद ओम्स लॉ, जो ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई अपॉन जो कहता है I इज इक्वल टू V अपॉन में R, और ये भी हमें पता है कि ओम्स लॉ तो बैटरी डीसी करंट के लिए हम यूज करते हैं, और इक्वेशन निकाली हमने एसी के लिए, जो कि इसके साथ कंपेयर करने पर एक चीज बताती है कि यही R तो एसी में यूज हो रहा है और यही R जो है वो डीसी में यूज हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो सेम नेचर रखता है, चाहे आप एसी यूज करो चाहे आप डीसी यूज करो। रेजिस्टेंस का काम एक ही होता है, अपोज करना। वो एसी को भी ऐसे ही अपोज करेगा जैसे वो डीसी को अपोज करेगा। तो जब इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास यही बात निकल के आएगी कि R जो है वो रेजिस्टेंस है जो सेम रोल प्ले करता है इवन व्हेन करंट इज एसी और व्हेन करंट इज डीसी, दोनों का काम इसका जो है वो अपोज करना ही है। दूसरी बात जो यहाँ से हमें नोटिस करनी है वो ये वोल्टेज आप लेके चले, ये करंट की इक्वेशन हमने निकाली वोल्टेज की हेल्प से। दोनों इक्वेशंस का अगर फेज देखें तो फेज डिफरेंस दोनों में 0 है, दोनों सेम फेज में है। तो इन सर्किट की जब भी हम बात करेंगे तो एक फेज डायग्राम हम बनाएंगे साथ में, फेज डायग्राम, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है या अलग है। तो देखिए ये आपके पास अगर आपने E मान ली, E का मीनिंग है ये वाली, तो करंट भी तो साइन का ही फॉर्म है और फेज भी सेम है, तो करंट भी यहीं पे होगा। बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा उसको नीचे दिखा देता हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो नीचे है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अगर ये E है तो फिर ये क्या है I। तो ये रहेगा फेज डायग्राम दोनों का, ये y डैश x 0 आपके पास, और ये E एंड I दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया। ये फेज डायग्राम है दोनों के। जरूरी नहीं है कि हर केस में ये ऐसा होगा, ये सिर्फ रजिस्टर के केस में ही सेम है। अभी हमने 2 टॉपिक और करने हैं आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, एक बार सिर्फ ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें इंडक्टर है। तो वहां आप क्या देखोगे कि जो वोल्टेज आपने दी है करंट का यहाँ का फेज सेम नहीं आता, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो वहां पर ये डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ हमने सर्किट पढ़ा जो आज हमने RMS वैल्यू के साथ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड AC सर्किट कंटेनिंग